सारी जमा पूंजी से एक अधूरी इमारत खरीद ली। मैनेजर मुझे बेवकूफ समझकर मेरा मजाक उड़ा रहा था, पर मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिर्फ मुझे पता था कि महीने भर में प्रलय आएगी और लोग आदमखोर ज़ॉम्बी बन जाएंगे। इसीलिए मैंने वह अधूरी इमारत खरीदी और उसे प्रलय किला बना दिया ताकि ज़ॉम्बी से बच सकूं। पिछली जिंदगी में मैंने अपनी पूर्व प्रेमिका को पाला, पर उसने गद्दारी की और मुझे ज़ॉम्बी के आगे फेंक दिया। उसने मेरा सब छीनकर साथियों को मार डाला। छुई झिंग, ली शुशियोंग, दोबारा जन्म मिला तो तुम जैसे घटिया लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन जैसे ही दृश्य बदला, ये क्या हो रहा है? मेरे सामने कोई खड़ा था। जियांग शाओयोंग, क्या मतलब है? कागजों में अब तक मेरा नाम क्यों नहीं जुड़ा? क्या मेरा सच में पुनर्जन्म हो चुका है? पिछले जन्म में छुई झिंग के धोखे से मेरी विरासत छिन गई और मैं सड़क पर आ गया। उस वैश्विक आपदा में ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन गए और दुनिया तबाह हो गई थी। भटकते समय बनाए दोस्तों की मदद से सुरक्षित क्षेत्र बनाया और तभी बच पाया। मुझे पता नहीं था कि छुई झिंग जैसी औरत मासूम बनकर मेरी हमदर्दी जीत लेगी, पर असल में वह दुश्मनों का मोहरा थी जो हमें बर्बाद करने आई थी। वह अब भी मुझसे दहेज मांग रही है। मैंने उसे 1 हफ्ते का वक्त दिया था। उसने बोलना शुरू किया ही था कि मैंने उसे बाहर धकेल दिया। बाहर खड़ी छुई झिंग हैरान थी, क्या वह मेरी दीवानी नहीं थी? अब वह इतनी दबंग कैसे हो गई? उसे भेजकर मैंने घड़ी देखी। अब भी 1 महीना था। मुझे प्रलय की तैयारी करनी थी। तभी डींग की आवाज आई। सिस्टम सक्रिय हो गया। मिशन था जमीन और साल भर का राशन जुटाना। इनाम 10 अंक। पता नहीं ये अंक क्या करेंगे, इसलिए मैंने शॉप खोल ली। वहाँ दवाएं और खजाने 2 से 20 अंकों में थे। तभी मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ाने लगा। पिछले जन्म में दहेज के लिए किफायत बरतने से मुझे कुपोषण हुआ था, इसलिए मैंने मोबाइल उठाया। इस जन्म में तो अच्छा खाना है। मैंने बाउल माँ से 300 की ब्रेज्ड पोर्क मंगवाई ताकि उसका स्वाद देख सकूं। पहला निवाला खाते ही लगा जैसे शरीर फटने वाला है। ये तो कमाल का स्वाद है यार। फिर मैं खूब खाने लगा। तभी अचानक फोन बजा। उसकी सहेली वेन शुया का फोन आया। उठाते ही वह बरस पड़ती। जियांग, ये आखिरी मौका है। अभी कागजात और 1 लाख युआन लेकर छुई झिंग से माफी मांगो तो शायद वह मान जाए, वरना ब्रेकअप समझो। ये सुनते ही मैं तुरंत गुस्से से भर गया। दोनों घटिया औरतें फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये कहकर मैंने बिना कुछ और बोले फोन काट दिया। फिर आगे की तैयारियों के बारे में सोचने लगा। ज़ॉम्बी के झुंड से बचने के लिए मो को सबसे पहले एक जमीन का टुकड़ा तैयार करना होगा। वहाँ उसे एक ऐसा मजबूत किला बनाना है जहाँ से बचाव आसान हो। जल्द ही मैं प्रॉपर्टी केंद्र पहुँच गया। नमस्ते सर, क्या आप घर किराए पर लेना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं? लेकिन जैसे ही मैं अपनी जरूरत बताता, पास खड़े मैनेजर जू ने मुझे टोक दिया। शाओनिंग, पीछे जाकर डिब्बे उठाओ। सेल्स गर्ल मुझे ग्राहक बता ही रही थी कि मैनेजर जू ने मुझे अनदेखा कर दिया। अक्ल नहीं है क्या? पिन शीशी के कपड़ों वाला ये गरीब टॉयलेट खरीदने की भी औकात नहीं रखता। ये सुनकर मैं वहीं गुस्से से भर गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? मैनेजर जू बोला, हाँ मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ। तुम टॉयलेट भी खरीद लो तो मैं लाइव गंदगी खा लूंगा। मैं सोचने लगा, तुमने खुद कहा है थोड़ी देर में मैं तुम्हें कुछ गर्मा गर्म दिखाऊंगा। मैं घर नहीं बल्कि जमीन खरीदने आया हूँ। कहते ही उसने ब्लैक कार्ड निकाला। पास खड़े तमाशबीन लोग वहीं दंग रह गए। उसे पता है जमीन में कितना खर्च होता है। इतनी उम्र में पहली बार किसी को खरीदते देखा। यही असली रईस है। ये देखकर शाओनिंग ने तुरंत कहा, सर इधर आइए, मैं आपको विस्तार से सब कुछ समझाता हूँ। मैनेजर जू को भरोसा नहीं था। बोले, डींगे मत मारो, तुम पैसे नहीं निकाल पाओगे। शाओनिंग ने बताना शुरू किया, पर मैंने कहा, झंझट छोड़ो, मेरी जरूरतें सुनो। पहाड़, बहता पानी, अच्छी सड़क और कोई बड़ी फैक्ट्री या बिल्डिंग वाली जगह चाहिए। मैनेजर जू ने मेरी जरूरतें सुनी और उनके मन में तुरंत चालाकी भरे विचार आए। पूर्वी जिले की वो जमीन क्या उसकी जरूरतों के सही नहीं है? ये सुनकर शाओनिंग हैरान रह गई। वहाँ तो अधूरी फैक्ट्रियां हैं। पर मैनेजर झू तिरस्कार से बोले, बेचने की बात क्या? इस घटिया आदमी की अजीब मांगे देख लगता है ये बस झगड़ा करने आया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस शर्तें पूरी हो। शाओनिंग ने बताया कि उस जमीन पर अधूरी फैक्ट्री है और इंजीनियरिंग टीम से विवाद चल रहा है। नक्शा देखने पर जगह उपयुक्त लगी। बाढ़ लगाने से यह सुरक्षित है और अधूरी फैक्ट्री भी वहीं है। कारखाने की इमारत से समय और लागत बच सकती है। मैं ये जमीन ले रहा हूँ, क्या अभी साइन करके पैसे दे दूं? पैसे की बात सुन शाओनिंग हैरान होकर पूछा, क्या सच में तुम वो अधूरी फैक्ट्री वाली जमीन खरीदना चाहते हो? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पैसे दो। बाकी लोग भी गर्म गंदगी खाने के इंतजार में हैं। मेरी एडवांस पेमेंट रसीद देखते ही मैनेजर गुस्से में भड़क गए। हैरान हूँ कि कोई लाखों खर्च कर अधूरी फैक्ट्री खरीद सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने बस हल्के से उसके कंधे पर थपथपाया। अब तुम्हारी बारी है, दम दिखाओ, लाइव में मजे से खाओ, तो शायद मैं तुम्हें कार्निवल गिफ्ट दे दूं। आज मेरी तबीयत खराब है, पर खाना ताजा और गर्म मिलेगा। मैं पैसे और खाने का सोच ही रहा था कि तभी पास से छुई झिंग के गॉडफादर ली शुशियोंग गुजरे। अरे जियांग शाओयोंग, वो यहाँ क्या करने आया है? यह जानकर कि मैं जमीन खरीदने आया हूँ, उसने हैरान होकर तुरंत छुई झिंग को फोन पर ही सारी जानकारी दे दी। हिम्मत कैसे हुई इसने मेरी शादी के पैसे से जमीन खरीद ली? ये हरामी तो हद कर गया। आज मैं इसे इंटरनेट पर बर्बाद कर दूंगी। जैसे ही मैं सोच रहा था कि इतनी सारी रकम कहाँ से लाऊं, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजा खोलते ही सामने गुस्से में छुई झिंग थी। जियांग शाओयोंग, ये क्या है? मेरे पैसों से चोरी छुपे जमीन खरीदने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर मैं दंग रह गया। ये मत समझो मुझे पता नहीं, तुमने मेरी शादी के पैसों से ऑनलाइन शॉपिंग की है। मेरे पैसों की चीजें मेरी ही हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ। बिना कहे मैंने पैसों की गड्डी सीधे उस पर फेंक दी।
सुन, मेरे पास बहुत पैसा है पर तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मत सोच कि मुझे तुम्हारी और ली शुशियोंग की करतूतें पता नहीं है। ली शुशियोंग का नाम सुनते ही छुई जिंग दंग रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसे ये सब कैसे पता चला। वेन शुया ने समझाया, शांत हो जाओ, झगड़े तो होते रहते हैं पर ये आदतें मुझे पसंद नहीं। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर आते ही वेन शुया ने पूछा, क्या तुम वाकई उस ली शुशियोंग के साथ हो? छुई जिंग बोली, बस कुछ बार होटल गए थे। लेकिन छुई जिंग ने यह नहीं देखा कि वेन शुया के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। चूंकि तुम्हारा जांग शियाओयोंग से रिश्ता टूट गया है तो सहेली होने के नाते मैं अब लिहाज नहीं करूंगी। अगले दिन फैक्ट्री में काम शुरू हुआ। दीवारें, गार्ड टावर, तारबंदी, स्टील के दरवाजे और बुलेट प्रूफ कांच लगवाए गए। इंजीनियर ली ने पूछा, भाई क्या किसी बड़े गुट को नाराज कर दिया है? मैंने जवाब नहीं दिया। काम पर ध्यान दो, सवाल मत करो। बस ये बताओ 1 महीने में पूरा करने का क्या लोगे? ली चेमकर बोले, 1 महीने में ये नामुमकिन है। ये थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, बस पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। ली ठेकेदार ने 2 उंगलियां उठाई कि 2 करोड़ और 5 लाख रुपए एडवांस देने होंगे। सुनते ही मैंने हाँ कर दी, पर काम तुरंत शुरू करो, पैसे हफ्ते भर में मिल जाएंगे। ली साहब फिक्र न करे, पैसे न मिले तो पार्सल आपका। तभी अचानक वेन शुया ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। जांग भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे देख याद आया, इसी ने छुई जिंग को मेरी जायदाद हड़पने के लिए उकसाया था। इस जन्म में मैं दुगुना वसूलूंगा। मैंने हाथ छुड़ा लिया। तुम्हें बताना जरूरी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। वेन शुया गुस्सा हो गई। पहले तो वह छूने पर शर्माती थी पर आज उसे फर्क नहीं पड़ा। मुझे छुई जिंग को हटाकर यह डिलीवरी लेनी ही होगी। घर गिरवी रखकर मिले 3 मिलियन निर्माण के लिए काफी नहीं है, कोई और रास्ता निकालना होगा। भूल ही गई थी, वैसे भी सब खत्म होने वाला है। एक ही घर कई को बेचने से क्या फर्क पड़ेगा, बस यही करना है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नीचे का ली लाओदेंग, जिसके पास 2 मंजिलें थीं, अब तीसरी भी खरीदना चाहता था। इसलिए वह रोज पेंट फेंकने या ताला खराब करने जैसी नीचता करता है। तुम बूढ़े आदमी, सिर कभी चुप नहीं रहता। आज फिर क्या बहाना है? छोड़ो, तुम्हें तो बस मेरा घर ही चाहिए ना। मैं तंग आ चुकी हूँ, चाहिए तो मैं तुम्हें बेच देती हूँ। बूढ़े देंग ने हैरानी से देखा। मेरी शर्त है, नया घर मिलने में 6 महीने लगेंगे, तब तक मैं यहीं रहूंगी, पर पहले पूरे 50 लाख एक बार में मेरे खाते में डाल दो। नहीं मानना तो मत मानिए। बूढ़े देंग तुरंत मान गए, पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा ताकि तुम मुकर न सको। बूढ़े कमीने, अब घर बैठे अपनी मौत का इंतजार करो। बूढ़े देंग के 5 और 3 मिलियन के लोन मिलाकर कुल 8 मिलियन हुए। पहले सिस्टम टास्क का इनाम ले लूं, फिर मैं सुपरमार्केट में सामान भरने लगा। भारी सामान देख लोग मुझे पागल समझ रहे थे, पर मुझे फिक्र नहीं थी। वे मुझे अफवाहों पर यकीन करने वाला मूर्ख मान रहे थे। और तभी आपदा की तैयारी का टास्क पूरा हुआ। क्षमता बढ़ाना जरूरी है, पर मुख्य पात्र का सप्लाई बॉक्स सीधे अंक देता है, इसलिए बढ़त बनाने के लिए मैंने तुरंत उसे ही चुना। विनिमय सफल होते ही डिंग की आवाज आई और एक सुनहरा चमकता हुआ बक्सा प्रकट हुआ। उसके अंदर एक स्पेस रिंग थी, जिसमें 500 घन मीटर की जगह थी, जहां समय का प्रवाह रुका रहता है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। पहली बार में ही कुछ खास मिलना ही था। मेरी जमा की हुई ताजा चीजें कभी खराब नहीं होंगी, ये बहुत अच्छा है। अब अगला मिशन है 10 साल का राशन जुटाना। तभी एक आवाज ने मेरा ध्यान भटकाया। कौन शोर कर रहा है? वो गुस्से में बोला, तुम हो जियांग शियाओयो? ये मेरा पुराना क्लासमेट यांग ताओ है, जो हमेशा कमजोरों को सताता था। उसने चिल्लाकर कहा, जियांग शियाओयो, ये सब वापस रखो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने बेरुखी से जवाब दिया, लगता है इतने सालों बाद भी तुम वही पुराने डरपोक ही हो। आज यहाँ खरीदारी करने आया हूँ। क्या हुआ रुनफा ग्राहकों से ऐसा ही बर्ताव करता है? अगर तुम चाहे गऊ हो तो अभी मेरा भुगतान करो, वरना अंजाम बुरा होगा। 1 घंटे बाद हिसाब पूरा हुआ। कुल 25 युआन और 3 जियाओ बने। यांग ताओ ने पीओएस मशीन बढ़ाकर भुगतान को कहा। मैंने तुरंत कार्ड स्वाइप कर दिया। डिंग की आवाज के साथ ट्रांजैक्शन सफल रहा। ये सब देखकर यांग ताओ वहीं सन्न रह गया, फिर बिना पीछे देखे जाने लगा। लेकिन मैंने उसे वहीं पर आवाज देकर रोक लिया। यांग ताओ ने चिढ़कर पूछा, क्या है, पहले इतना बुरा बर्ताव किया, अब यूं ही जा रहे हो? अगर माफी नहीं मांगी तो सामान लौटा दूंगा। यह सुनकर यांग ताओ भड़क उठा। तुम हद से ज्यादा मत बढ़ो। क्या तुम अब भी झगड़ा करना चाहते हो? तमाशबीन भी अब बर्दाश्त नहीं कर रहे। तुम्हारे बर्ताव के लिए वे बस माफी चाहते हैं, जो जायज है। माफी नहीं मांगी तो हम सामान लौटा देंगे। अगर तुम ईमानदार रहे तो मैं 10 गुना ज्यादा सामान खरीदूंगा। यकीन न हो तो पीओएस मशीन पर बैलेंस देख लो। मशीन की डिंग के साथ 7 लाख का बैलेंस देख यांग ताओ दंग रह गया। माफी मांगो तो खरीदारी जारी रखूंगा, वरना मैं तुम्हारा बेटा। यांग ताओ ने चुपचाप झुककर सलाम किया। तो याद रखना, आगे से कभी किसी को छोटा मत समझना। इंसानियत और लिहाज हमेशा बनाए रखना, समझे मेरी बात? जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा, यांग ताओ ने आदर पूर्वक मुझे पुकारा। योंग भाई, इतना सामान क्यों ले रहे हैं? बड़े काम के लिए सुपरमार्केट का स्टॉक काफी नहीं होगा। थोक विक्रेता से बात करनी पड़ेगी। थोक विक्रेता का नाम सुनकर मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। क्या तुम किसी को जानते हो? यांग ताओ ने जवाब दिया, बिल्कुल, झांग शेंगजे याद है, वो अब थोक व्यापार में है। उसने तुरंत झांग शेंगजे को फोन लगा दिया। जय भाई, मैं आपके लिए एक बड़ा ग्राहक लाया हूँ। इसके बाद हम उसके साथ एक बड़े गोदाम में पहुंचे। तभी एक गाड़ी हमारे पीछे से निकली। यांग ताओ चूक कर गिरते गिरते बचा, पर मैं नहीं हिला। ऐसी धौंस में गाड़ी चला रहे झांग शेंगजे ने मुंह में सिगरेट दबा रखी है। वह कार से बाहर आया। पास खड़े यांग ताओ ने परिचय करवाया। जय भाई, ये मेरा बड़ा क्लाइंट और स्कूल का सहपाठी जियांग शियाओयो है, याद है ना? जियांग शेंगजे ने सोचा, हाँ मुझे याद आ गया, वही जिद्दी लड़का।